नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रदूषण पर निबंध लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदूषण हमारे समाज, हमारे वातावरण और इस धरती के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। हम लोग प्रदूषण से संबंधित जो कुछ भी जानते हैं उसी को आप लोगों को प्रदूषण से संबंधित निबंध के रूप में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले भूमिका लिखना है। इस भूमिका में आप लोगों को प्रदूषण से संबंधित जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, जो परिभाषा है, उसी को आप लोगों को भूमिका में लिख देना है। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है प्रदूषण आधुनिक समाज की एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। दोस्तों, प्रदूषण एक ऐसा कारक है जो हमारे समाज, हमारे वातावरण और हमारे इस पूरे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, हमें वर्तमान और भविष्य इन दोनों में कभी भी प्रदूषण से कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। यह हमेशा और हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे, हमें हानि ही पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर हम प्रदूषण के प्रभाव को इसी तरीके से बढ़ते छोड़ देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा, हमारा पूरा का पूरा जो वातावरण होगा, जो पर्यावरण होगा, वह दोस्तों प्रदूषित रहित हो जाएगी। दोस्तों, हमें प्रदूषण से अपने क्षेत्र, अपने समाज और अपने इस पृथ्वी को बचाने के लिए प्रदूषण के प्रभाव को कम करना ही होगा। अगर हम आज प्रदूषण के प्रभाव को कम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यही प्रदूषण हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र से, हमारे समाज से प्रदूषण का जो प्रभाव हो वो दोस्तों कम हो सके। ठीक है, आगे बताया जा रहा है आज प्रदूषण न केवल बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण का प्रभाव बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो किसान होते हैं, वे मेहनती होते हैं। वे अपने घरों के आंगन में, अपने घरों के चारों तरफ और साथ ही अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा हमें वृक्ष को रोपेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रदूषण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, गांव के जो लोग होते हैं वो कहीं पर भी कचरा जमने नहीं देते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वो दोस्तों कहीं पर भी पानी को जमा नहीं होने देते हैं। वे लोग दोस्तों कोशिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र से, हमारे गांव से प्रदूषण का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। इसलिए दोस्तों, गांव में ही प्रदूषण का जो प्रभाव है वो दोस्तों कम देखने को मिलता है। वहाँ का प्राकृतिक स्वरूप काफी शुद्ध एवं संतुलित देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं पर नगरों का, शहरों का, तो दोस्तों शहर के लोग अपने आप में ही इतना व्यस्त हैं, अपने कामों में इतना बिजी हैं कि उनके पास से अपने क्षेत्र को साफ सफाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। उनके पास से अपने शहर को, अपने घर को साफ सफाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नगर में बहुत से फैक्ट्रियां होती हैं, नगर में बहुत सी कंपनियां होती हैं, नगर में बहुत से कारखाने होते हैं और साथ ही नगर में बहुत से यातायात के साधन होते हैं जिनसे बहुत ही अधिक मात्रा में धुएं निकलते हैं। दोस्तों, ये जो धुएं होते हैं यह हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं, हमारे वायुमंडल में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की
मात्रा में कमी आ जाती है। दोस्तों, प्रदूषण के प्रभाव को तेजी से बढ़ाने में नगरों का बहुत ही बड़ा योगदान है। दोस्तों, नगर में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वे चाह जाएं कि हमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाना है, हमें बिल्कुल भी अपने आसपास के क्षेत्रों में कचरा नहीं फैलाना है, तो दोस्तों कभी भी प्रदूषण का जो प्रभाव होगा वो इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकेगा। दोस्तों, गांव की तुलना में नगर के जो लोग होते हैं वो प्रदूषण के प्रभाव को आगे बढ़ाने में काफी दोस्तों उसमें भागीदारी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? ठीक है, आगे कहा जा रहा है यह समस्या इतनी व्यापक है कि इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, जहाँ पर गंदगी होगी, जहाँ पर दोस्तों प्रदूषण होगा, जहाँ पर साफ सफाई नहीं होगी, वहाँ पर दोस्तों बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, वहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे हमारे जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले जीव उत्पन्न होंगे। अगर हम दोस्तों उस क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे श्वास के माध्यम से वे सारे जो जीवाणु होते हैं, वे सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे शरीर में भीतर जा सकते हैं। हमारे शरीर के भीतर जाकर हमें कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमें बीमारियों से बचना है, अगर दोस्तों हमें शुद्ध खान पान को पाना है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्रदूषण पर ध्यान देना होगा, हमें प्रदूषण के प्रभाव को कम करना होगा। ठीक है, अगला है प्रदूषण के प्रकार। दोस्तों, प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है वायु प्रदूषण। दोस्तों, आप लोगों ने भूगोल वाले चैप्टर में प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किस तरीके से होता है, प्रदूषण के कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं, प्रदूषण की कैसे रोकथाम की जा सकती है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों ने भूगोल वाले चैप्टर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की होगी। दोस्तों, इन्हीं सभी जानकारियों को आप लोगों को निबंध के रूप में लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है वायु प्रदूषण। तो दोस्तों इसमें क्या लिखाएगा? इसमें वायु प्रदूषण से संबंधित वाक्य लिखाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की परिभाषा का, तो वायु प्रदूषण का परिभाषा क्या हो सकता है? दोस्तों, वायु प्रदूषण का परिभाषा यही ना हो सकता है, वह प्रदूषण जो वायु को प्रदूषित करता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जल प्रदूषण का, तो जल प्रदूषण की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे दे सकते हैं, जिस प्रदूषण के कारण जल दूषित होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को हर एक प्रदूषण वाले भाग में अच्छे से लिख देना है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है वायु प्रदूषण हमारे वातावरण में हानिकारक गैसों और कणों के मिश्रण से होता है। दोस्तों, हमारे वातावरण के वायुमंडल में उपस्थित कुल जितने सारी गैसें होती हैं जो हमारे प्रकृति के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, जो हमारे इस पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, उन गैसों को प्रभावित करने वाले गैसें कौन होती हैं? तो दोस्तों उन गैसों को प्रभावित करने वाले जो प्रदूषित गैसें हैं वही दोस्तों होती हैं। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो चिमनियाँ होती हैं और साथ ही जो कल कारखाने होते हैं, उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, उन धुओं में दोस्तों कई प्रकार के प्रदूषण मौजूद होते हैं। जब यह धुआं वाष्प के रूप में, जब यह धुआं दोस्तों वायुमंडल में वाष्प के रूप में जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जितने सारे गैसें होती हैं उन सभी गैसों के साथ मिलकर उन गैसों को भी दूषित करता है, जिसके कारण हमारा जो वायुमंडल होता है वो दोस्तों काफी प्रदूषित हो जाता है। वायुमंडल प्रदूषित होने के कारण हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तभी हम लोग अपने इस धरती पर पूर्ण रूप से सांस ले पाएंगे, अन्यथा हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है।
दोस्तों जो भी लोग हैं जो चिमनियाँ चलाते हैं, जो कल कारखाने चलाते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं का जो प्रभाव है वो कम हो सके। जितना ज़्यादा कम मात्रा में धुआं हमारे वायुमंडल में पहुँचेगा उतना ही दोस्तों कम प्रदूषण होगा। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में आप जानते हैं कि यातायात के बहुत सारे साधन होते हैं दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं बस हो गया, ट्रेन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये जितने सारे आप यातायात के साधन देख रहे हैं, इन सभी साधनों से दोस्तों क्या निकलता है, इन सभी साधनों से हानिकारक धुआं निकलता है। और ये धुआं कहाँ जाते हैं, यह धुआं हमारे घरों में नहीं जाते हैं बल्कि दोस्तों हमारे वायुमंडल में जाते हैं और हमारे वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध गैसों के साथ मिलकर उन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है यह मुख्य रूप से वाहनों से निकलने वाले धुएं, औद्योगिक गतिविधियों और ज्वलनशील पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थ मतलब जो पदार्थ जलने वाले होते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थों के जलने से उत्पन्न होता है। दोस्तों शहर में कई प्रकार के वस्तुओं को जलाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे वस्तुओं को जलाया जाता है, जो भी मतलब है जैसे कि मानकर चलते कचड़े हो गया, कचड़ा को जलाया जाता है, जो मतलब अनुपयोगी वस्तु हैं उन्हें जला दिया जाता है ताकि क्या हो सके, ताकि शहर से जो कचड़ा है वो दूर हो सके। तो दोस्तों जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं जब उनको जलाया जाता है तो जलने के कारण जब उनसे धुआं निकलता है तो ये सारे जो धुएं होते हैं यह हमारे वातावरण और हमारे पर्यावरण के साथ साथ पूरे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। दोस्तों हम लोग कभी भी प्रदूषण से तो बच नहीं सकते हैं। देखिए अगर हम सांस ले रहे हैं तो दोस्तों सांस हम किसके कारण ले रहे हैं, तो दोस्तों हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के कारण। अगर ऑक्सीजन ना ले तो हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो दोस्तों यह ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, यह ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से मिल रहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर में लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस के साथ ही अन्य और भी बहुत सारे गैसें होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं और वे हमारे सांस लेने के क्रिया द्वारा हमारे शरीर में चली जाती है। दोस्तों भगवान ने हमारे शरीर में ऐसे ऐसे दोस्तों रचनाएं की हैं जिसके कारण जो अशुद्ध गैसें होती है वो हमारे शरीर के भीतर जाकर भी हमारे शरीर से बाहर आ जाती हैं। अगर दोस्तों ऐसी क्रियाएं भगवान हमारे शरीर में नहीं बनाते तो दोस्तों अब तक हमारे शरीर में कितने ज़्यादा प्रदूषित गैस प्रवेश कर जाते हैं और हम कब कब मर जाते हैं। दोस्तों अगर हमें अपने जीवन को बचाना है, अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने इस प्रकृति को शुद्ध एवं संतुलित बनाए रखना है तो हमें प्रदूषण के प्रभाव को आगे बढ़ने से रोकना होगा। अगर दोस्तों हम लोग प्रदूषण के प्रभाव को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे तो दोस्तों आने वाले समय में यह हमारे लिए इतना ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं कि दोस्तों उस समय हम इस खतरे को बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हैं और साथ ही इस खतरे से हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं। दोस्तों देखिए जो हृदय रोग है, जो कैंसर है, ये कैसे उत्पन्न होता है, यह दोस्तों प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न होता है। प्रदूषण कहने का मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो दोस्तों जो हानिकारक गैसें होती हैं उन गैसों में दोस्तों छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी होते हैं, वे बैक्टीरिया भी हमारे सांस लेने के क्रम में हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे शरीर को काफ़ी रोगों से प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमारा जो शरीर होता है वो दोस्तों बीमारियों से जूझने लग जाता है। गांव के जो लोग होते हैं वो दोस्तों किसी बीमारियों का शिकार नहीं होते हैं। देखिए गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 90 बरस से 85 बरस तक जी जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह शुद्ध एवं संतुलित वातावरण में रहते हैं और साथ ही वह शुद्ध आहार लेते हैं। लेकिन शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ना ही शुद्ध आहार लेते हैं और ना ही शुद्ध वातावरण में रहते हैं और साथ ही ना ही शुद्ध जो गैसें हैं उसे दोस्तों वो सांस लेने के क्रम में ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर हमें भी बीमारियों से बचना है, अगर हमें भी दोस्तों अपने क्षेत्र को शुद्ध एवं संतुलित बनाए रखना है तो हमें प्रदूषण के प्रभाव को जल्द से जल्द रोकना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है,
आगे है जल प्रदूषण, ठीक ना। जल प्रदूषण कहने का मतलब एक ऐसा प्रदूषण जो जल को प्रभावित करें, जो जल को प्रदूषित करें। दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग जल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जो जल है वो किस प्रकार से संबंधित है वो तो आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको एक दिन जल ना मिले तो दोस्तों आपके जीवन में कितना ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। दोस्तों हमारे रोजमर्रा के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि जल के कारण ही पूर्ण होते हैं। अगर जल ना हो तो हमारे जो कार्य क्रियाएं होंगे वो दोस्तों स्थगित हो सकते हैं। दोस्तों देखिए काम करने वाले जो जल हैं, जैसे कि काम करने के लिए जो हम जल उपयोग में लाते हैं उसका तो बात अलग है, लेकिन हमें जीने के लिए पीने के लिए जो जल उपयोग में लाते हैं, अगर दोस्तों हम उस जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या हम उस जल को पी सकते हैं। देखिए आज समस्या ऐसी आ गई है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पीने लायक जल उपलब्ध है ही नहीं। वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे जल ग्रहण नहीं कर पाते हैं, मजबूरी में छान कर दोस्तों वो गंदे जलों को पीते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्रदूषित रहित जलों को पीते हैं। दोस्तों समस्या आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है। हमें अपने जल को बचाना है। हमें इस प्रकृति में ईश्वर ने पीने योग्य जितना जल दिया हुआ है, हमें उस जल की मात्रा को किसी भी तरीके से बचाना है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो दोस्तों फिर आने वाले समय में हमारे लिए जल संकट उत्पन्न हो सकता है और उत्पन्न हो भी चुका है। हमारा तो जीवन ऐसे तैसे कट जाएगा, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो दोस्तों जल की समस्या से जूझने लग जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ जैसे कि रासायनिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा और कृषि रसायन नदियों, झीलों और समुद्रों में मिले जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नदियों के जल प्रदूषित होते हैं, ऐसा नहीं है कि झीलों के जल प्रदूषित होते हैं, और ऐसा नहीं है कि समुद्रों के जल प्रदूषित होते हैं। दोस्तों इन जलों को प्रदूषित करने में इंसानों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। हमारे प्रकृति का दोहन करने में इंसानों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इंसान अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर, इंसान अपने लालच में गिरकर इतना ज्यादा दोस्तों वह वशीभूत हो चुका है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम जिसका दोहन कर रहे हैं यही चीजें हमारे लिए आगे चलकर समस्या खड़ी कर सकती है। दोस्तों हमें जो भी जल में प्रदूषण फैलाते हैं, जो भी हम गंदे गंदे चीज़ें जल में डालते हैं, जो भी हम हानिकारक वस्तुएं जल में बहा देते हैं, तो दोस्तों ये जो वस्तुएं होते हैं ये क्या करते हैं कि जल को प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण जो वो जल होता है वो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं रह पाता है। अगर हम उस जल को पिएंगे तो दोस्तों बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही नदी, तालाब, झील, झरने में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो मछलियाँ होते हैं, वो दोस्तों प्रदूषण के कारण मर भी सकते हैं। दोस्तों जिस जल में कोई जीव ना हो, जिस जल में कोई मछली या फिर कोई भी दोस्तों जल में रहने वाला जीव ना हो, तो दोस्तों उससे भी वो जल क्या होगा, वह दोस्तों काफी प्रदूषित हो जाएगा। जल में रहने वाली जो मछलियां होती हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो दोस्तों जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों को खाकर जल को शुद्ध करते हैं। जल में घुली हुई जो भी प्रदूषित पदार्थ होते हैं उन्हें वो खाकर दोस्तों जल को शुद्ध करते हैं। लेकिन जब आप जहर युक्त, जब आप विषैले युक्त पदार्थों को जल में बहवाइएगा, जल में मिला दीजिएगा, तो दोस्तों उन्हें खाने के बाद जो मछलियां होंगी वो कचरा साफ नहीं करेंगी बल्कि खुद कचरा बन जाएंगी, यानी मरकर उसी में दोस्तों रह जाएंगी, और जो जल होगा वो और भी दोस्तों प्रभावित हो जाएगा प्रदूषण से। ठीक है, तो दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, हमें कोई भी विषैला पदार्थ जल में नहीं बहाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो जल हो वो काफ़ी प्रदूषित हो सके। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों को मिला जुला कर लिख देना है। दोस्तों कहा जा रहा है जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ जैसे कि रासायनिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा और कृषि रसायन नदियों, झीलों और समुद्रों में मिल जाते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया। आगे दोस्तों कहा जा रहा है
यह प्रदूषित जल पीने योग्य नहीं होता और इसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताइए दिया कि जब आप विषैले युक्त पदार्थ जल में मिला दीजिएगा, जल में बहा दीजिएगा, तो उन पदार्थों को खाकर जो जलीय जीव होंगे वो दोस्तों मर सकते हैं। और जब जलीय जीव ही मर जाएंगे तो फिर जल को कौन शुद्ध करेगा? क्या आप शुद्ध कीजिएगा? नहीं कर सकते दोस्तों। जल को शुद्ध करने में, जल को साफ सफाई करने में जलीय जीवों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इस संसार में ईश्वर ने जिन जीवों को बनाया है उन जीवों को किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया है और ये जीव इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। ठीक है, आगे है, यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो दोस्तों होगा नहीं, जब आप उस जल में नहाइएगा तो दोस्तों उस जल में जब आप नहाइएगा तो वहाँ का जो पानी होगा जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपके लिए बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है। आप उस जल को पीजिएगा तो आपके लिए बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है और आप लोग बीमारियों से जूझने लग जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन है भैया? अगला है ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों आजकल जो ध्वनि प्रदूषण है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आप अगर नगर में जाइएगा, शहर में जाइएगा, बड़े बड़े दोस्तों अगर आप लोग शहरों में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण जैसी जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रदूषण जो ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों शहरों में चलने वाली असंख्य गाड़ियां जब हॉर्न बजाती है तो दोस्तों उन हॉर्नों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही ध्वनि प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। इससे दोस्तों इंसानों का संतुलन बिगड़ सकता है, इससे हमारा जो वातावरण होगा वो काफ़ी प्रभावित दोस्तों हो सकता है और साथ ही जो स्वस्थ इंसान होगा वो केवल ध्वनि प्रदूषण के कारण वह दोस्तों बहरा हो सकता है, उसके कान का जो पट्टी होगा वह दोस्तों फट सकता है या फिर वह दोस्तों बीमार भी हो सकता है। इसमें कहा जा रहा है ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर के कारण होता है जो मुख्य रूप से वाहनों के हॉर्न, उद्योगों और निर्माण कार्यों से उत्पन्न होते हैं। यह प्रदूषण सुनने की क्षमता में कमी, नींद में बाधा और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। दोस्तों आप रात में सोने के लिए जा रहे हैं और साथ ही आपके घर के अगल बगल कोई फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री जो ध्वनि के कारण ही चल रही है, यानी कि उसमें कोई ऐसा मशीन है जो चलने के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो क्या आप सो पाइएगा? नहीं सो सकते हैं। आज जब सोइएगा नहीं तो दोस्तों आपको दिन में काम करने में मन भी नहीं लगेगा और जब आप दिन में काम नहीं कीजिएगा तो दोस्तों आप लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अगर हमें मानसिक तनाव से बचना है, साथ ही हमें सुनने की क्षमता को बचाना है, तो दोस्तों इसके लिए हमें अपने क्षेत्रों से, अपने आसपास के नगरों से ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब जिसमें मृदा प्रभावित हो। दोस्तों मृदा हमारे लिए एक बहुत ही संजीवनी बूटी का काम करता है। अगर मृदा ना हो तो दोस्तों हमें अनाज बिल्कुल भी मिल नहीं सकता है। हमारे थाली में जो अनाज आता है वह दोस्तों मृदा के कारण ही आता है। हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वह दोस्तों मृदा के कारण ही दिखाई देते हैं। दोस्तों मृदा ही उन्हें आश्रय प्रदान करता है। अगर आप लोग किसी पेड़ को पक्का में लगा दे, चिकना अगर आप सतह में लगा दे तो दोस्तों वह पेड़ बिल्कुल भी जीवित नहीं रह पाएगा। पेड़ों को पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वह दोस्तों कहाँ से होती है? तो मृदा से ही होती है। फसलों का उत्पादन कहाँ से होता है? तो मृदा से ही होता है। मृदा के कारण ही फसल की उपज होती है और उन फसलों से हमें अनाज मिल पाता है। मृदा ही दोस्तों हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें दोस्तों वह अपना योगदान देता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है मृदा प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक रसायन और अपशिष्ट पदार्थ जमीन में मिलकर मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। यह प्रदूषण फसलों की उत्पादकता को कम करता है। दोस्तों जब आप लोग मिट्टी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण युक्त पदार्थों को रख देते हैं, प्रदूषण युक्त पदार्थों को मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो दोस्तों ये पदार्थ मिट्टी की गुणवत्ता को
कम कर देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी ला देते हैं, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों और फसलों में देखने को मिलता है। दोस्तों, जब मिट्टी प्रभावित हो जाएगी, जब मिट्टी का पीएच मान प्रभावित हो जाएगा, जब दोस्तों मिट्टी बिल्कुल भी फसलों के लिए सही नहीं रहेगी, तो दोस्तों उस मिट्टी में फसल की उपज अच्छी नहीं हो पाएगी। जब फसल की उपज अच्छी नहीं हो पाएगी तो दोस्तों हमें अनाज पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा। इसलिए हमें मिट्टी में कभी भी हानिकारक युक्त पदार्थों को नहीं गाड़ना चाहिए और ना ही मिट्टी में ऐसे पदार्थों को रखना चाहिए जो पदार्थ मिट्टी के लिए और हमारे वातावरण और इस पूरे प्रकृति के लिए हानिकारक हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों क्या, आगे है और मानव के लिए अस्वस्थ खाद्य उत्पादन का कारण बनता है। ये सारा चीज मैंने बता ही दिया। दोस्तों देखिए, जो अस्वस्थ करने का मतलब जो बिल्कुल भी हमारे लिए स्वस्थकारी नहीं है। तो दोस्तों मानव के लिए अस्वस्थकारी खाद्य का उत्पादन कैसे बनता है, तो दोस्तों मिट्टी प्रदूषित होने के कारण बनता है। ठीक है, आगे है प्रदूषण के कारण। इसमें आप लोगों को प्रदूषण के कारण के बारे में बताना है कि प्रदूषण का कारण क्या है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जाना प्रदूषण का कारण क्या है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी कारक ही प्रदूषण के कारण है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है प्रदूषण के मुख्य कारणों में मानव गतिविधियां शामिल है। दोस्तों वैसे तो प्रदूषण के कई कारण होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मुख्य कारण का, तो दोस्तों प्रदूषण के मुख्य कारण के रूप में मानव का नाम लिया जाता है। मानव गतिविधियां एक ऐसी गतिविधियां है जिसके कारण हमारा प्रकृति आज बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पहाड़ टूटा तो मनुष्यों के ही कारण, पेड़ पौधे कटे तो मनुष्यों के ही कारण, जल जैसे कि नदी हो गए, तालाब हो गए, झील हो गए, झरने हो गए, ये सभी के सभी जल प्रदूषित हुए तो किसके कारण, मनुष्यों के कारण है। और साथ ही साथ आज अगर मृदा भी प्रदूषित हो रही है तो किसके कारण, तो दोस्तों मनुष्यों के कारण है। दोस्तों मनुष्य हमारे पूरे प्रकृति को काफी बर्बाद कर दिया है, फिर भी यह प्रकृति का हमें आबाद रखा हुआ है। दोस्तों हमें अभी भी समझना चाहिए कि जिसके कारण हम जी रहे हैं, जिसके कारण हम सांस ले रहे हैं, जिसके आश्रय में हम रह रहे हैं, हमें अपने आश्रय को बिल्कुल भी उजाड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों ये जो धरती है, यह जो प्राकृतिक है, यह हमारे लिए यह एक आश्रय है। अगर हम अपने ही आश्रय को उजाड़ते चले जाएंगे, हम अपने ही इस प्रकृति को बर्बाद करते हुए चले जाएंगे, तो दोस्तों आने वाले समय में नुकसान हमारा ही होगा। प्रकृति का तो नुकसान हो चुका है, प्रकृति का जो दोस्तों हानि है वो तो हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में हमारे साथ जो नुकसान होगा उससे हमें कोई भी बचा नहीं सकता है, स्वयं प्राकृतिक भी बचा नहीं सकता, क्योंकि वो तो बेचारा ऑलरेडी ही प्रभावित हो चुका होगा। ठीक है, कहा जा रहा है तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या ने प्रदूषण को और भी बढ़ावा दिया है। दोस्तों देखिए, अगर आज हमारे इस क्षेत्र में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में अगर पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तो किसके कारण हो रही है, तो दोस्तों वो हो रही है मानव के कारण। मानव दोस्तों केवल और केवल जमीन चाहता है, क्या करने के लिए, तो घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, साथ ही बड़े बड़े फैक्ट्रियां और बड़े बड़े कंपनियां बनाने के लिए। दोस्तों जमीन के लालच में जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है कि अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है। रेलवे निर्माण के लिए जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है कि अंधाधुंध पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है। अंधाधुंध जो पहाड़ होते हैं, जो पर्वत होते हैं, जो पठार होते हैं, उनको दोस्तों वो क्षति पहुंचा रहा है। तो बताइए, अगर ये सारे के सारे जो हमारे प्रकृति के धरोहर है, इन सब का अगर नुकसान होगा तो क्या हमारा प्रकृति के कभी भी समृद्ध रह पाएगा, कभी भी दोस्तों समृद्ध नहीं रह पाएगा। और जब दोस्तों यही समृद्ध नहीं रह पाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या देखने को ही मिलेगी और कोई भी दोस्तों चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप प्रदूषण से ही प्रभावित हो जाइएगा। ठीक है,
जहाँ पर दोस्तों साफ सफाई नहीं वहाँ पर कचरा ही ना होगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये काम होता है, अगर आप साफ सफाई ना करें तो कचरा स्वयं ही हो जाएगा, ठीक है। अगर साफ सफाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर कचरा है। अगर आपके क्षेत्र में पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब कि आपका क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित है, आपका क्षेत्र प्रदूषण रहित है, ठीक है। आगे है कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल और मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। कृषि में रासायनिक उर्वरक है दोस्तों, आज के जो आधुनिक किसान हैं, आज के जो आधुनिक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कृषि में फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए, अधिक से अधिक अनाज को उत्पादित करने के लिए, अधिक से अधिक सब्जियों का उत्पादन करने के लिए वे लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इन सभी के उपयोग से जो जल है और साथ ही जो मृदा है वो दोस्तों प्रदूषित हो रहा है। ये जो आप रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो दोस्तों आप लोग पदार्थ देख रहे हैं, यह उन जीवों के लिए जानते हैं जहर का काम करता है। किन जीवों के लिए? जो जीव मिट्टी में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं। दोस्तों मिट्टी में रहने वाले जीव मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, जल में रहने वाले जीव जल को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। जब ये जीव ही मर जाएंगे तो दोस्तों क्या मिट्टी और जल संरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसके बाद है इसके अलावा कचरे का सही निपटान ना होने के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों कचरे का अगर सही तरीके से निपटान नहीं होगा तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ ही जाएगी। दोस्तों देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे शहर और नगर हैं जहां पर कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता है। दोस्तों वहां का जो मानकर चलते हैं जैसे कि नगर में जो कोली हो गए या नगर के जो घर हो गए, वहां से जो लोग होते हैं कचरा बटोरने वाले, वो क्या करते हैं कि कचरा को बटोर लेते हैं और उन कचरों को ऐसे स्थान पर लेकर चले जाते हैं जहां पर कचरा को जमा किया जाता है, ठीक है। तो अब आप ही लोग समझिए, जहां पर कचरा को जमा किया जाएगा तो वहां का जो क्षेत्र होगा, वहां का जो वातावरण होगा वो भी काफी प्रभावित होगा, वहां का जो मिट्टी होगा वो भी काफी प्रभावित होगा। तो दोस्तों हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे कि हमारे क्षेत्र का कोई भी भूभाग बिल्कुल भी प्रभावित ना हो सके, हमारा कोई भी क्षेत्र बिल्कुल भी कचरा के कारण प्रदूषण रहित ना हो सके, ठीक है। आगे दोस्तों समझने का प्रयास से करते हैं। आगे क्या है, आगे समझिएगा। अगला है प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषण के क्या प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वही आप लोगों को बताना है। इसमें कहा जा रहा है प्रदूषण के कारण कई गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बढ़ रहे हैं। आप लोग दोस्तों ये सब जानते ही होंगे। जल प्रदूषण से जन जनित रोग जैसे टाइफाइड और हैजा फैल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे महिलाओं में, बहुत सारे लोगों में दोस्तों ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है। किसके कारण? तो जल के कारण है। दुकान पर या इधर उधर के जल जब पी लेते हैं तो दोस्तों उन जलों में जो उपस्थित जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जो छोटे मोटे दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं, वो उनके शरीर में चले जाते हैं और बीमारियां उत्पन्न करने लग जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी कि लोग रात में चैन से सो नहीं पा रहे हैं। किसके कारण? ध्वनि प्रदूषण के कारण, ठीक है। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला है मृदा प्रदूषण के कारण कृषि उत्पादन में कमी आ रही है और साथ ही खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों मृदा अगर प्रदूषित होगी तो मैंने बतेबे किया कि अधिक मात्रा में या शुद्ध मात्रा में हमारे फसलों का उत्पादन नहीं होगा। फसल दोस्तों नष्ट हो जाएंगे, फसल दोस्तों बिल्कुल भी पूर्ण रूप से उत्पादित नहीं हो पाएंगे। जब हम मिट्टी में बीजों का रोपण करेंगे तो ये बीज बिल्कुल भी बाहर फसल के रूप में, यानी कि छोटे छोटे पौधे के रूप में बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसी में सड़कर मर जाएंगे, गल जाएंगे, ठीक है। अगर मिट्टी शुद्ध और साफ नहीं होगा तो, अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, ये सब निबंध है ना। अब है प्रदूषण की रोकथाम। दोस्तों प्रदूषण की रोकथाम कैसे किया जाता है इसके बारे में ही आप लोगों को इस भाग में लिख देना है। इसमें कहा जा रहा है प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। क्या क्या कदम उठाने चाहिए उसे ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला कदम है
वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया ना, जिनके बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, जिनके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उन लोगों को, वहाँ के जो ऑनर है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि धुएं का जो प्रभाव है वो ज़्यादा ना बढ़ सकें। दोस्तों, अगर हमें उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के प्रभाव को कम कर देंगे तो हम अपने इस प्रकृति को प्रदूषण से बचा तो नहीं सकते, लेकिन प्रदूषण के प्रभाव से कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, जैविक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब जैविक खेती होगी, जैविक कहने का मतलब जब जैविक खादों का छिड़काव होगा। जैविक खाद कहने का मतलब एक ऐसा खाद जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़े, जिससे कि मिट्टी को कोई भी नुकसान ना हो, उसी को कहा जाता है जैविक खाद। जब खेतों में जैविक खादों का छिड़काव होगा और रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं होगा तो दोस्तों मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और साथ ही मिट्टी में रहने वाले जो जीव होंगे उनकी भी संख्या में वृद्धि होगी। जितनी ज़्यादा मिट्टी में रहने वाले जो छोटे मोटे जीव होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, उतना ही दोस्तों हमारा मिट्टी काफ़ी शुद्ध एवं काफ़ी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगला कौन है भैया, 3 नंबर में है, कचरे का सही निपटान सुनिश्चित करने के लिए रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जो वस्तु बेकार हो चुकी है, जो वस्तु अनुपयोगी हो चुकी है, उन वस्तुओं को हम फिर से उपयोग में ला सकें, उन वस्तुओं को हम फिर से अपने काम में यूज कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना तो हम अपने इस प्रकृति को प्रदूषण के प्रभाव से बचा सकते हैं। ठीक है, अगला है कौन सा भाग भैया, तो 4 नंबर, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वनों को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सके। दोस्तों जितना ज़्यादा वृक्ष होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे वायुमंडल में शुद्ध गैसों का जो प्रसार होगा वो दोस्तों बढ़ता ही जाएगा। जितना ही ज़्यादा हमारे वायुमंडल में शुद्ध गैसों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि शुद्ध गैसों का जो विस्तार है वो दोस्तों बढ़ता जाएगा, उतना ही दोस्तों हमारा जो वायुमंडल होगा वो काफ़ी शुद्ध होगा। जब हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा तो दोस्तों हमारा जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध एवं संतुलित होगा। ठीक है, अगला है, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें ऊर्जा वहां से प्राप्त करना चाहिए जहां से हमें बिल्कुल भी प्रदूषण प्राप्त ना हो सके। दोस्तों अगर हम लोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रदूषण प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, जब पहले के समय में कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता था, कोयले के माध्यम से ट्रेनों को चलाया जाता था, तो दोस्तों उस स्थिति में उस समय जो प्रदूषण की मात्रा होती थी वो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाती थी, क्योंकि कोयले जब जलकर दोस्तों धुएं का उत्पादन करते थे, धुएं को उत्पन्न करते थे, तो यह धुआं हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता था। दोस्तों पहले के समय में जब महिलाएं लकड़ी के माध्यम से, गोईठा के माध्यम से जब भोजन बनाती थी तो दोस्तों उनसे निकलने वाले जो धुएं होते थे वह दोस्तों हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होते थे। लेकिन आज इस समय दोस्तों इन सभी चीज़ों पर रोक लग चुका है, जिसके कारण आज प्रदूषण की समस्या को बहुत ही कम किया जा चुका है। लेकिन फिर भी मानव से संबंधित ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसके कारण प्रदूषण का प्रभाव तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हम सभी की जिम्मेदारी है। मतलब हम सभी लोगों की, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम दोस्तों मुसलमान हो, चाहे हम सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी कोटि के क्यों ना हो, दोस्तों यह प्रकृति का हमारा है। प्राकृतिक पर नाम नहीं लिखा कि यह प्राकृतिक हिंदुओं का है या प्राकृतिक मुसलमानों का, ऐसा नहीं। दोस्तों प्रकृति का धरोहर जिस प्रकार से पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झील, झरने और बहुत सारे दोस्तों प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम इंसान भी प्राकृतिक के धरोहर हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हमें सभी की जिम्मेदारी है। बता चुके हैं, हमें मिलकर ऐसे प्रयास करने होंगे। दोस्तों एक लोग से या किसी एक व्यक्ति से प्रदूषण का समाधान बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। आप सभी को पता है कि एकता में बहुत ही शक्ति होती है। दोस्तों जब हमारे समाज के लोग, हमारे गाँव के लोग, हमारे नगर
नगर के लोग, हमारे देश के लोग जब एक साथ मिलकर यह ठान लेंगे कि हमें अपने देश में कचरा नहीं फैलाना है, हमें अपने देश में प्रदूषण नहीं फैलाना है, हमें अपने देश में बिल्कुल भी प्रदूषण के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना है, तो दोस्तों हमारा देश प्रदूषण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। प्रदूषण के प्रभाव से दोस्तों यह सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यदि हम आज से ही जागरूक होकर कदम उठाएं तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित दुनिया दे सकते हैं। दोस्तों इस कथन का आशय यही है कि आज हमें प्रकृति ने जो भी उपहार के रूप में दिया है, जैसे कि जल हो गया, जैसे कि प्राकृतिक संपदा के रूप में पेड़ पौधे हो गए, पर्वत पठार हो गए, अगर दोस्तों हम आज ही उनका दोहन कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा बताइए। आज ही हमें सारे जलों को प्रदूषित कर लेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को पीने के लिए क्या मिलेगा। हम तो दोस्तों जल को पीकर, शुद्ध जल को पीकर अपना जीवन काट सकते हैं, लेकिन आने वाला जो हमारा भविष्य होगा, आने वाला जो हमारी पीढ़ी होगी, वो क्या दोस्तों शुद्ध वातावरण में रह पाएगी? वह दोस्तों क्या शुद्ध प्राकृतिक वाले स्वरूप में जी पाएगी? नहीं ना जी पाएगी। हमें दोस्तों आज ऐसा कोई काम करना होगा जिसका असर कल दिखे। कल आने वाली पीढ़ियां हम पर यह नाज करे कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पहले के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे प्रकृति को बचाने के लिए कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा उन्होंने अपना योगदान दिया है। और आपसे ही सीखकर वे पीढ़ियां भी अपने आने वाली पीढ़ियों को, यानी अपने आने वाली अगली पीढ़ियों को दोस्तों वो क्या करेंगे कि संदेश देंगी। वो भी ऐसा काम करेंगे कि उनके भी समय में हमारा जो पूरा का पूरा प्राकृतिक होगा वो बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे जानकारियों के बारे में जाना और साथ ही प्रदूषण पर कैसे निबंध लिखा जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा। अगर आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।